नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, ये करंट अफेयर्स हमारा जो होता है वो सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, लेखपाल हो, लोअर पीसीएस हो, हाईकोर्ट RAR हो, सचिवालय RAR हो, पीसीएस का एग्जाम हो या बाकी कोई भी वनडे एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर्स ये उपयोगी होता है। ठीक है, और जैसा कि मैं डेली कहता हूं, मैं फिर से उस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि आगामी आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं में आप 100% प्रश्नों को सही कर पाएं, ये हमारा क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, तो आइए सीधे आज हम बढ़ते हैं। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भाई बताओ, भारत में वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मनाए जाने वाले वन महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहां पर आपके सामने उत्तर दिए गए थे। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि इस उत्तर को आप लोगों ने नहीं दिया था, इसका उत्तर दोबारा देने का प्रयास प्लीज जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज का टॉपिक है गोद लेने वाली माताओं के मातृत्व अवकाश को लेकर के अभी हाल ही में एक जो है डिसीजन आया हुआ है। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश को केवल एक वैधानिक लाभ नहीं बल्कि जीवन के अधिकार से जुड़ा एक बुनियादी मानवाधिकार माना है। ठीक है, केवल ये अब वैधानिक अधिकार नहीं होगा बल्कि ये एक जो है जीवन के अधिकार से जुड़ा एक बुनियादी मानवाधिकार माना गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई वह आयु सीमा हटा दी है जिसके तहत पहले केवल छोटे बच्चों को गोद लेने पर ही अवकाश मिलता था। अब यह सभी गोद लेने वाली माताओं के लिए 12 सप्ताह का सवैतनिक यानी कि वेतन सहित जो है अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा। यह एक बड़ी बात अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के उसमें कही गई है। ठीक है, और इसमें एक बात और कही गई है, कही कि भैया जिस प्रकार से मातृत्व अवकाश पर बात होती है, ठीक उसी प्रकार से पिता के अवकाश के लिए भी, पितृत्व अवकाश के लिए भी बात कही जा रही है। विचार करने को कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि बच्चे का निर्माण सिर्फ और सिर्फ मां के तत्वाधान में नहीं होता है, मां के लालन पालन से नहीं बल्कि पिता के लालन पालन से भी होता है। माता पिता दोनों ही बहुत उपयोगी होते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि बच्चों के भीतर मूल्यों के विकास में जो है परिवार की एक अहम हिस्सा होता है, और परिवार में सबसे जो दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं मां और पिता दोनों। मां को अवकाश मिलना तो बिल्कुल जरूरी, एनी हाउ जरूरी है, मातृत्व अवकाश बहुत आवश्यक है, लेकिन बच्चों के लालन पालन के लिए उतना ही जरूरी पिता का भी साथ रहना बच्चे का, ताकि अपने बच्चों के भीतर वह उन नैतिक मूल्यों को समावेशित कर पाए जिसकी वजह से वह बच्चा आगे जाकर के एक बेहतर इंसान बन सके। और बेहतर इंसान के लिए, क्योंकि युवाओं के कंधे के ऊपर देश रहता है, ऐसा हम कहते हैं, है ना। कहा जाता है ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन जवानी किधर जा रही है? जवानी आजकल केवल रील बनाने में जा रही है। ठीक है, जवानी केवल अनवांटेड मैटर को करने में जा रही है, जवानी केवल फालतू कामों में जा रही है। लेकिन अगर हमारे बच्चों के भीतर अगर नैतिक मूल्यों का समावेशन होगा, नैतिक मूल्यों में कौन कौन? सत्य, अहिंसा, सदाचार, सहिष्णुता, परोपकारिता, दया, वात्सल्य, सहानुभूति, समानुभूति, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, अगर यह नैतिक मूल्य बच्चों में होंगे तो एक हम बेहतर नागरिक का निर्माण कर पाएंगे। और उसके लिए मातृत्व पितृत्व अवकाश देना कोई इसमें हीला हवाली सवैतनिक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर देश भारत को पुनः से विश्वगुरु बनाना है और पुनः से एक सक्षम राष्ट्र की परिकल्पना अगर आपको करनी है तो उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। वैसे भी आप जानते होंगे, मिश्रित परिवारों से आज हम एकल परिवार में की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माता पिता का दोनों का जॉब करना अपने आप में कहीं ना कहीं हानिकारक हो जा रहा है। अपनी तरीके से देखा जाए तो बच्चे का परवरिश नहीं हो पा रही है। हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है इस समय वो यह रहा है कि हम बच्चों का भरण पोषण सही से नहीं कर पाते, लालन पालन नहीं कर पाते हैं, उनके भीतर उन मूल्यों को समावेशित नहीं कर पाते हैं जिसकी आवश्यकता होती है। और कल को वही बच्चा तुम्हें छोड़ता है, कल को उसी के बच्चे के भीतर, अभी एक मेरी फ्रेंड है और उसने मुझे बताया कि वो एक शादी में गई और शादी में जो है अपने कजिन्स को बहुत बुरी हालत में उसने देखा। मतलब कि एक रूम है और नीचे शादी हुई, ऊपर मतलब एंगेजमेंट फंक्शन था, ऊपर जो है बहुत सारे सिगरेट स्मोकिंग और पता नहीं क्या क्या जो है ऊपर चल रहा था। माता पिता को होश नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं, ऊपर स्मोक। लड़की के बॉयफ्रेंड भी आया है, रूम में है वो लोग, ठीक है, जिसकी शादी होने वाली है वो भी है साथ में, उसके 2-4 फ्रेंड बाहर से आए वो भी हैं। स्मोकिंग, जबरदस्त स्मोकिंग, और कोल्ड ड्रिंक में जो है शराब मिला करके पिया जा रहा है। ये स्थिति है आज के भारत के युवाओं की। आप कल्पना करके देखिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को हम जो है नैतिक मूल्यों को दें। इसके लिए
मां का साथ रहना बच्चे के साथ बहुत आवश्यक है और मां के साथ साथ में पिता का होना भी आवश्यक है। इसीलिए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मातृत्व अवकाश के साथ साथ में जो है जो एक प्रॉपर पेरेंटिंग हो सके, इसके लिए जो है पितृत्व अवकाश पर भी विचार करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये अब इस पर मेंस में प्रश्न बन जाएगा कि कितना आवश्यक होता है नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करने में। आप इतिहास में पढ़ते हो कि नैतिक मूल्यों को विकास में विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका होती है। शैक्षिक संस्थान बहुत अहम होते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें भी ध्यान रखनी है आपको। चलिए इसी पर आपके सामने एक प्रश्न आ जाएगा, इसको मेंस की पर्सपेक्टिव से रेडी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, गोद लेने वाली माताओं के मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हालिया ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मातृत्व अवकाश एक बुनियादी मानवाधिकार है, बेसिक ह्यूमन राइट है। बिल्कुल सही बात है। कोर्ट के आदेशानुसार गोद लेने वाली सभी माताओं को 12 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश, मतलब आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा काटा नहीं जाएगा, ठीक है, चाहे बच्ची की उम्र कुछ भी हो। न्यायालय में केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश के प्रावधान पर ही विचार करने को कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो अब इसमें मुझे लगता है कि तीनों कथन सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो 1 2 3 यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, अभी हाल ही में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है मनाया गया है। आप जानते होंगे कि अगर जिस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है, जिस प्रकार से चीजें प्लास्टिक प्रदूषण से लेकर के न जाने क्या क्या चीजें फैल रही हैं, अगर हम उसको प्रॉपर रिसाइकिल करते रहें और रिसाइकिल करने के बाद उसको रीयूज, है ना, जिसमें कहता है रीयूज रिड्यूस ऐसे करके, तो अगर पुनर्चक्रण अगर होता रहे, रिसाइकलिंग अगर चीजों की होती रहे, तो वैश्विक स्तर पर जो प्लास्टिक प्रदूषण से लेकर के जो अलग अलग प्रकार के जो पॉल्यूशन आप देखते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिलेगी। इससे पर्यावरण संरक्षण पर हम जोर दे पाएंगे। तो इसी के लिए दरअसल एक वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये हर साल दरअसल 18 मार्च को ही मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, ठीक है। इससे प्राकृतिक संसाधनों को यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में यानी कि उनके संरक्षण में रिसाइकलिंग की भूमिका को ये क्या करेगा, रेखांकित करने का प्रयास करता है। यह दिवस इस विचार को ही बढ़ावा देता है कि जिसे हम कचरा समझते हैं वह वास्तव में एक 7वां संसाधन यानी कि 7th रिसोर्सेज है, जिसे पुनर्चक्रण के माध्यम से फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। यह दिवस टिकाऊ भविष्य और वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से संपदा की अवधारणा को मजबूती देता है। कचरा समझ के हमें किसी को जो है फेंकना नहीं है, बल्कि हमें उसे रिसाइकिल करके हम उसको पुनः अपने प्रयोग में हम उसको ला सकते हैं। ये अपने एक बड़ी पहल होगी, इससे पर्यावरण संरक्षण में, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एक बड़ा बढ़ावा देखने को मिलेगा। इसके लिए 18 मार्च को वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आजकल पर्यावरण पर सरकार खूब जोर दे रही है। ऐसे में यह डे आपके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी डे होते हैं, जैसे मार्च में कई सारे दिवस मनाए जाते हैं। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को, 21 मार्च को आपका विश्व वन दिवस, 18 मार्च को आपका जो है रिसाइकलिंग डे। तो जो भी मार्च के अन्य दिवस मनाए जाते हैं वो आप देख लीजिएगा। अवंती बाई की अभी जयंती मनाई गई। कई सारे दिवस मार्च के, आपके मार्च अप्रैल दोनों महीने के, मार्च फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीने के दिवस बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, अब इसी पर बन जाएगा छोटा सा प्रश्न आपके सामने। बताइए, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह दिवस प्रतिवर्ष 18 मार्च को पर्यावरण की रक्षा और रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्रण के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। दूसरा, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य कचरे को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में पहचानने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, ठीक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही होना चाहिए, है ना। सोचो और बताओ जरा। बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ कठिन नहीं है कि आप ना बता पाओ। जब दोबारा पढ़ो इसको, बताओ मुझे इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, बताइए। 1 और 2 होगा ना, है ना, दोनों कथन सही है, बिल्कुल। चलिए, ट्रांसजेंडर पर एक प्रश्न बनेगा आपके। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का सच्चा संशोधन विधेयक 2025। अभी इसमें एक नया प्रावधान किया गया है कि जो इसमें स्वयं की जो घोषणा जो पर होती थी अपनी पहचान को लेकर के, ये अब पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि ये जो है एक अधिकृत चिकित्सा बोर्ड के प्रमाणन के द्वारा अनिवार्य होगी। यानी कि 2026 का नया संशोधन जो यहां पर लिखा हुआ है,
ये दरअसल क्या करता है, 2026 का नया संशोधन प्रस्ताव ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अपनी पहचान घोषित करने की प्रक्रिया को बदलता है। आप स्वयं से चीजों को घोषित नहीं कर सकते हैं, बल्कि अब केवल स्वयं की घोषणा सेल्फ आईडी पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि एक अधिकृत चिकित्सा बोर्ड के द्वारा आपको प्रमाणन देना होगा, प्रमाणन प्राप्त करना होगा। ठीक है, चिकित्सक आपको प्रमाणित करेगा कि आप क्या हैं। ठीक है, इस कदम की व्यापक आलोचना हालांकि हो रही है और कहा जा रहा है कि भैया ये जो है 2014 के नालसा एक था निर्णय था, उसकी भावना के विपरीत है और यह मौलिक अधिकार को जो माना था इसमें, जिसमें ठीक है, जिसने स्व पहचान को मौलिक अधिकार माना था। बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क थोपने से ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान फिर से चिकित्सा पेशेवरों के अधीन हो जाएगी, जिसे मानव अधिकारों का हनन माना जा रहा है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी राय इस पर दे सकते हैं कि चिकित्सा जो एक चिकित्सक का जो एक बोर्ड बनेगा या जो अधिकृत चिकित्सक होगा वही आपको प्रमाणित करेगा कि आप क्या हैं। ये सही है गलत है, आप अपनी राय यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, बाकी ट्रांसजेंडरों पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कौन सा ट्रांसजेंडर कौन मंत्री बना, कौन अभी अधिकारों के को लेकर के कई बार ट्रांसजेंडरों की बात होती रहती है। ट्रांसजेंडर को लेकर के नौकरियों में आरक्षण से लेकर के कई सारे प्रावधान सरकार ने भी हाल में किए हैं। तो ट्रांसजेंडरों को लेकर क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं या फिर कौन से ट्रांसजेंडर ने पहली बार कौन सा पद हासिल किया है, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और सॉरी अब इसे बन जाएगा प्रश्न। ठीक है, ये बताइए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में लिखित कथनों पर क्या करना, विचार करना। यह संशोधन विधेयक ट्रांसजेंडर पहचान के लिए स्व सहायता सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के प्राधिकार को प्रतिस्थापित कर अनिवार्य चिकित्सा प्रमाणन मैंडेटरी मेडिकल सर्टिफिकेशन का प्रावधान करता है। दूसरा, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि यह बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के निजता और आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन करता है कि भैया पहले स्वयं जो है आप आईडी ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा इस संशोधन में क्या कहा गया है, जो संशोधन अभी हाल ही में आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों कथन इसमें सही लग रहे हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। एक और दो दोनों, बोथ 1 and 2, मतलब सेकंड, ये तो 1 और 2 हो जाएगा आपका सही, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज टॉपिक के प्रश्न छोटे छोटे हैं ना। ठीक है, हिंदू नववर्ष आप जानते होंगे, ये अपने भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक पारसी नववर्ष जो कि मैंने कल के वीडियो में आपको कराया था, नवरोज जिसको बोलते हैं, नवरोज, और एक हमारा हिंदू नववर्ष जो कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जो 1 जनवरी को मनाया जाता है। वो एक्चुअली हम लोग का कैलेंडर है ही नहीं, और वो साइंटिफिकली भी नहीं सही है, बिल्कुल भी नहीं सही है ना। हम लोग का जो हिंदू नववर्ष है वही साइंटिफिक है, और पूरा प्रकृति जो है नए वर्ष का जो है सूत्रपात करते हुए स्वागत करता है। पेड़ पौधों में नई कोपलें, नए पत्ते और नई कलियां खिलती हैं, और पूरा प्रकृति जो है हरा भरा दिखाई देता है। पत्ते झड़ते नहीं बल्कि पत्ते निकलते हैं, नई कोपलें निकलती हैं, और एक पूरे बसंत का एक पूरी चिड़िया चहचहाती हुई पूरा एक अच्छा एक वातावरण जो है बनता है। ठीक है, इसके कई सारे रीजन हैं, ठीक है, हिंदू नववर्ष के, लेकिन आप देखेंगे और इसका साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, और यही मनाया जाता था पहले भी, है ना। हमारा एकेडमिक कैलेंडर वगैरह सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर, है ना। चलिए, तो भारत में हिंदू नववर्ष का स्वागत विभिन्न क्षेत्रीय नामों और परंपराओं के साथ किया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे कि कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उगादि प्रमुख है अपने आप में। मणिपुर में इसे मैतेई समुदाय द्वारा इस अवसर पर सजीबू नोंगपा पानबा मनाया जाता है। यह दिन प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और नई शुरुआत होने का प्रतीक होता है। सब कुछ नया नया होता है, सिंपल सी बात है। जनवरी में क्या होता है, जनवरी तो एकदम घनघोर ठंड होती है, एकदम जबरदस्त तरीके से। उसमें क्या होगा, पत्ते सब पेड़ों के झड़े हुए होते हैं, कलियां सब सूखी हुई होती हैं, लेकिन जब नई उमंग आती है, जब बसंत आता है, तो सब कुछ नया नया रहता है अपने आप पे, है ना। और उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं, हालांकि हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन भैया ना कि पश्चिमी सभ्यता को मानते मानते हम अपने आप को, अपनी संस्कृति को खत्म करते चले गए। आप देखिए कि 1 तारीख को लोग क्या क्या घटिया, कितने गंदे काम करते हैं, होटलों से लेकर न जाने कहां पर क्या क्या घटिया काम करते हैं नववर्ष के नाम पर। जहां पर जिस वर्ष जब हमें पूजा करनी चाहिए, हमें हवन यज्ञ करना चाहिए, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, उस समय में हम 1 जनवरी के नाम पर हम 31 जैन को हम क्या करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम अपने संस्कृति परंपराओं को किस प्रकार से बर्बाद कर रहे होते हैं, ये मुझे लगता है कि सब कुछ पता होगा, लेकिन हम यूथ है तो हमें बेहतर कार्य करना चाहिए, है ना। चलिए,
अब बन जाएगा प्रश्न आपके सामने इसी के ऊपर, ठीक है। हिंदू नववर्ष 2026 के अवसर पर मणिपुर में जो है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा, उगादि, संजीव नोंगा पनबा, सजीबू नोंगपा पनबा या पुंथुड़, ठीक है। ये बनाया जाता है सी वाला, है ना, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आईओएस सागर 2026 इंडियन ओशियनशिप एक पहल है अपने आप में। आईओएस सागर पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र जो आपका है कि सदस्य देशों के साथ समुद्री सुरक्षा, सूचना साझाकरण और अंतर संचालनीयता, ठीक है, को क्या करना है? बढ़ावा देना है, ठीक है। आईओएस सागर एक पहल है अपने आप में। हिंद महासागर के जो भी सदस्य देश होते हैं, ठीक है, उनके साथ में साझा जो है एक सहयोग रखना, क्योंकि सी सिक्योरिटी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। यह पहल भारत के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन। आप सागर पहल आप जानते होंगे, जो कि आप एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। सागर पहल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप टास्क के रूप में लिख सकते हैं और आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। टास्क एक तो उधर ट्रांसजेंडर वाला, मातृत्व अवकाश वाला, और इधर ये टॉपिक सागर, इसको तैयार करना है। तो ये पहल भारत के सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के अनुरूप है, जो क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसका दूसरा संस्करण इस सहयोग को और अधिक गहरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सागर परियोजना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बन जाएगा प्रश्न इस पे, ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई आईओएस सागर 2026 पहल के दूसरे संस्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए, हिंद महासागर में गहरे समुद्र में खनन का विस्तार करना, हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना, नए स्वदेशी विमान वाहक पोतों का निर्माण और परीक्षण करना, समुद्री जल के तापमान में वृद्धि और शोध करना। क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य? बताओ भाई, इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा? आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है जो आप ना बता पाए इसमें, है ना, बहुत आसान है। इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक। चलिए, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन जो अतुल चक्रवर्ती हैं, उन्होंने अभी हाल ही में अचानक से इस्तीफा दे दिया। इससे जो है शेयर मार्केट में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया अपने आप पे। आप सोचिए कि कितने बड़े व्यक्ति होंगे कि इनके जो है इस्तीफे से पूरा शेयर मार्केट जो है डिसबैलेंस होने लगता है। बताइए, ऐसा पद प्राप्त करिए आप लोग, है ना, ऐसा इस प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए कि अगर आप इस्तीफा दे दे तो सब हड़कम मच जाए। अरे भाई साहब, बताइए, शेयर मार्केट ही डिस्टर्ब हो गया। बताइए, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन है, उन्होंने कुछ व्यक्तिगत रीजन और कुछ अपने एथिकल वैल्यूज का हवाला देते हुए बैंक से, एचडीएफसी बैंक के उससे जो है चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की बात कही है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतुल चक्रवर्ती ने 18 मार्च 2026 को अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले के बाद बैंक ने केके मिस्त्री को अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त कर दिया है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतुल चक्रवर्ती ने नैतिक चिंताओं का हवाला देते हुए अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे दिया, जिससे वित्तीय बाजार और बैंकिंग क्षेत्र में काफी हलचल देखी गई। ये होता है पद, ये होती है पोस्ट। आप लोग पता नहीं किस पोस्ट के लिए पगलाए रहते हो। बड़े ऊंचा सोचने का प्रयास कीजिए कि आप उस पद पर हैं जो ग्लोबल लेवल पर, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पद हो। इस तरीके से पढ़ाई कीजिए आप लोग, इस तरीके का हौसला अपने भीतर रखिए। सोच को हमेशा कभी सीमित मत रखा करिए आप लोग, है ना। कई बार अरे यार, इसे किसी का तो पीसीएस तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो, अरे सर क्या बात है, अरे सर होमगार्ड सर वैकेंसी सर आने वाली है, सर ग्रुप डी की सर डाल दी सर, उसमें सर कहीं हो जाए सर आराम, सर भाई घर तक बढ़िया सा घर मिल जाए सर, शादी के लिए, बस काम खत्म। इतनी सोच हम रखते हैं। अपनी सोच को ऊंची उड़ान दीजिए, अपने पंखों को फैलाने का प्रयास कीजिए। यह जगत, यह विश्व आपका है। आप यहां पर बहुत कुछ बन सकते हैं जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। जो आज जिस बड़े पद पर स्थापित हैं, वो उस पद पर पहुंचेंगे, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो एयरफोर्स में जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, वो देश के मिसाइल मैन की संज्ञा उनको मिलेगी, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। वह देश के राष्ट्रपति पद पर जाएंगे, किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने नहीं सोचा होगा। बहुत सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। आप पुरानी तस्वीरों को देखिए, साधारण सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है, साधारण सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके नाम पर
बहुत सारी सड़कें और बहुत सारी बिल्डिंगों का निर्माण हो सकता है, नाम रखा जा सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह भाव आपके भीतर आना चाहिए कि हमें उड़ान ऊंची रखनी है बॉस। इसलिए मैं कहता हूं कि सफलता से महानता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। तो उनके पद से इस्तीफा देने पर जो है एक बड़ा शेयर मार्केट में उथाल पुथल देखने को मिली, ठीक है। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता, पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के साथ, एथिकल वैल्यूज के साथ में बैंक की कुछ कार्यप्रणालियों के मेल न खाने का हवाला दिया। ऐसा अक्सर होता है कि कई बार लोग अपने वैल्यूज के साथ में जो है, अपने एथिकल वैल्यूज के साथ में समझौता नहीं कर पाते, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार। ऐसे में कई सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो करप्शन नहीं करना चाहते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, है ना। बाजार में प्रभाव इसका क्या पड़ा? उनके इस्तीफे की खबर के बाद शेयर बाजार में भारी हलचल देखी गई और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में लगभग 90% तक की गिरावट दर्ज की गई। बताइए, इनके शेयरों में सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है ये, जिससे बैंक की मार्केट वैल्यू को काफी नुकसान हुआ, ठीक है। चलिए अब बताइए प्रश्न आप लोग। मार्च 2026 में एचडीएफसी बैंक के किस पार्ट टाइम चेयरमैन ने नैतिक चिंताओं का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? शशिधर जगदीशन, अतन चक्रवर्ती, आदित्य पुरी, दीपक पारेख। अभी हमने आपको बताया है बी, अतन चक्रवर्ती, है ना, ठीक है। चलो, बी इज द राइट आंसर। 24 स्पीड पोस्ट जो है ये अभी चर्चाओं में है। तो इंडियन पोस्ट जो डिपार्टमेंट है, जो भारतीय डाक विभाग ने प्रतिस्पर्धी कुरियर सेवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 24 स्पीड पोस्ट नामक एक नई प्रीमियम सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा का मुख्य आकर्षण क्या है और गारंटी? अगले दिन की डिलीवरी है, जो फिलहाल चुनिंदा बड़े शहरों और व्यावसायिक केंद्रों के लिए उपलब्ध कराई गई है। सेकंड डिलीवरी करने का प्रावधान जो है इसमें भारतीय डाक विभाग कर रहा है। हालांकि यह सुविधा अभी कुछ ही शहरों में है, सभी शहरों में इसको अभी शुरू नहीं किया गया है, ठीक है। बताइए आप लोग इसका उत्तर आप लोग। भारतीय डाक द्वारा हाल ही में शुरू की गई 24 स्पीड पोस्ट सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक नई प्रीमियम सेवा है। दूसरा, यह सेवा चुनिंदा शहरों में अगले ही दिन डिलीवरी की गारंटी प्रदान करता है। मतलब फास्ट डिलीवरी, क्या फास्ट डिलीवरी जो है, तेजी के साथ डिलीवरी हो, इस पर जो है भारतीय डाक विभाग काम कर रहा है, फास्ट डिलीवरी, ताकि तुरंत चीजें क्या हो, मिल सके, ठीक है। तो ये कहा जाएगा 1 और 2, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी चर्चाओं में रहा है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अभी सभी एयरलाइंसों को यह निर्देश दिया है कि हर उड़ान में कम से कम 60% सीटों का आवंटन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि किराया जो है ना बहुत महंगा रहता है, बहुत कॉस्टली रहता है। आप अगर अगले महीने अगर आप यहां लखनऊ से अगर मुंबई जा रहे हैं तो कोई भी टिकट तुम्हें 7,000 से नीचे नहीं पड़ेगी। 7,000 की, आए और गए तो 14,000 हो गया, बीच में जो खर्चा मर्चा लगेगा तो सब अलग छोड़ करके। अब ये आम इंसान के बजट पे नहीं है अपने आप में, है ना, सिंपल सी बात है। इसके लिए उसको अच्छी खासी से लीजिए, और 70-80-90 हजार रुपए है तब भी आप नहीं खर्च कर पाएंगे भाई साहब। अगर मियाँ बीबी अगर 2 लोग हैं, मुंबई से अगर लखनऊ आ रहे हैं, ठीक है, तो और अगर पीक सीजन है ना दिवाली वाली में, तब तो 15-15, 20-20 हजार रुपए की टिकट मिलती है भाई साहब। बात तब तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। समान दिनों में आप 7,000, 8,000 की टिकट मिलती है। अगर 2 लोग हैं तो 8 दूनी 16,000, 100 दूना 32,000, मतलब आए गए तो 32,000 रुपए खत्म हो गया। सामान्य व्यक्ति क्या ऐसा कर सकता है? नहीं। सरकार ने कहा है कि हमें सामान्य जनता की हवाई सर्विसेज को देना है। उसके लिए सरकार ने कहा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि भैया कम से कम 60% सीटों का आवंटन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सुनिश्चित किया रहे। इस कदम का उद्देश्य हवाई यात्रा को किफायती बनाना और आम जनता की पहुंच के भीतर लाना है। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि यात्रियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े अपने आप पे। हालांकि फिर भी बहुत सुधार हुआ है। अब आज फ्लाइट बहुत सामान्य हो गई, सबके लिए बहुत सामान्य व्यक्ति अब आता जाता है। पहले फ्लाइट से उड़ना एक बड़ी बात हुआ करती, फ्लाइट से आ रहे हैं भाई साहब, बताइए, फ्लाइट है उनकी आज, है ना, मतलब फ्लाइट अपने आप बहुत बड़ा अचंभे वाला चीज था। अरे फ्लाइट से आते जाते हैं, बताओ, हवाई जहाज से आते हैं। हालांकि अब तो बहुत कॉमन हो गया, सामान्य जन भी जाता है, जो मिडिल क्लास फैमिली आती जाती है, ठीक है। लेकिन इसे अभी भी अपने आप में बहुत महंगा है, अभी भी नहीं दे सकता है कोई आसानी से, ठीक है। चलिए इसी पर प्रश्न आपके सामने।
हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने, ठीक है, के उद्देश्य से सभी एयरलाइंस को प्रत्येक उड़ान में कम से कम कितने प्रतिशत सीटों का आवंटन बिना किसी जो है अतिरिक्त शुल्क के करने का निर्देश दिया है। 60%, 50%, 40% और 75%। अभी हमने बताया आपको कितना, 60%। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो बस ये हो जाएगा सही। अब आप बताइए, लोक लेखा समिति जो होती है वो क्या होती है? एक तर्क समिति होती है, ठीक है, या वित्तीय समिति होती है, या कार्यकारी समिति होती है, या स्टैंडिंग समिति होती है? मुझे बताइएगा आप लोग इसका उत्तर आराम से, ठीक है। इसके अलावा आज जो हमने कल प्रश्न आपसे पूछा था, ये बताइए, वन केवल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है बल्कि सतत आर्थिक विकास का एक प्रमुख आधार भी है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 के विषय वन और अर्थव्यवस्था के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये मैंने प्रश्न पूछा था, तो क्या लिखा है कि वन केवल, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, इसको रेडी कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो वन केवल पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है बल्कि ये सतत आर्थिक विकास का एक प्रमुख आधार भी है। यह कथन पूर्णतः सही है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 के विषय वन और अर्थव्यवस्था इस बार की थीम रही है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण रही है। इसी व्यापक दृष्टिकोण को उजागर करता है कि वन पर्यावरणीय संतुलन के साथ साथ में आर्थिक समृद्धि के भी महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत माने जाते हैं आपके लिए, ठीक है। पारिस्थितिकी भूमिका, इकोलॉजिकल रोल क्या है इसका? इसके तो वन पारिस्थितिकी तंत्र के मूल स्तंभ हैं, जैसे जलवायु संतुलन। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं, जानते होंगे आप लोग। जैव विविधता का संरक्षण होता है, लाखों वनस्पति और जीव प्रजातियों का संरक्षण होता है, आवास होता है वन। जल चक्र और मृदा संरक्षण में क्या होता है कि वर्षा को प्रभावित करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इस प्रकार वन प्राकृतिक जीवन चक्र को बनाए रखने में अपरिहार्य होते हैं। आर्थिक विकास के में अगर हम वनों की भूमिका की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान, लकड़ी एवं गैर लकड़ी उत्पाद जैसे शहद, लाख, गोंद, औषधीय पौधे इससे मिलते हैं। रोजगार सृजन की अगर हम बात करें तो इससे रोजगार सृजन होता है, यानी कि वानिकी, कागज उद्योग, हस्तशिल्प आदि में करोड़ों लोग जो है इसमें रोजगार इनको मिलता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो विशेषकर आदिवासी समुदायों की आजीविका वनों पर ही निर्भर होती है अपने आप में, तो ये आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अप्रत्यक्ष अगर आर्थिक लाभ की बात करें तो उसमें इको टूरिज्म, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य पर्यटन से आय बढ़ाते हैं। आपदा नियंत्रण, बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को कम कर आर्थिक नुकसान घटाते हैं। कृषि उत्पादकता, वन जल और जलवायु संतुलन बनाए रखकर कृषि को समर्थन भी देते हैं अपने आप में। ये क्या है, अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ है। सतत विकास की अगर हम बात करते हैं तो सतत विकास में इनका योगदान है। वन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य से सीधे जुड़े हैं। गरीबी उन्मूलन को लेकर के एसडीजी 1 है, भुखमरी समाप्ति एसडीजी 2, जलवायु कार्रवाई एसडीजी 13, अस्थायी पारिस्थितिकी एसडीजी 15। इस प्रकार वन आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों आयामों पर संतुलन बनाते हैं। और ये जो आपके 17 एसडीजी गोल हैं जिसका लक्ष्य 2030 तक का था, तो ये 17 एसडीजी गोल जो है आप लोग प्लीज क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। यहां से बहुत प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है, ये रट लीजिएगा। एसडीजी गोल एनी हाउ, एसडीजी गोल, एसडीजी, ठीक है, एसडीजी होगा, ठीक है। चुनौतियां, वनों की कटौती अपने आप एक बड़ी चुनौती है। औद्योगिकरण और शहरीकरण आप जानते होंगे, जितना तेज गति से हम अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वनों को बहुत तेजी के साथ काटा जा रहा है, तो यह भी एक बड़ा चुनौती है अपने आप में। अवैध दोहन, लकड़ी और खनन गतिविधियां जो है होती हैं, इसको रोका जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, सूखा, जंगल की आग, ये बड़ी समस्या है। और इस प्रकार से अगर हम इन चुनौतियों से निपटे, इन चैलेंजेस को अगर हम खत्म करें तो निश्चित तौर पर वनों का एक व्यापक संरक्षण हो सकता है। आगे हम क्या कर सकते हैं, तो हम आगे सतत वानिकी, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। समुदाय आधारित वन प्रबंधन को बढ़ावा दीजिए। हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी की ओर आगे हम बढ़ सकते हैं। और तकनीक और जागरूकता के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण यानी कि वन संरक्षण पर जोर दे सकते हैं। अतः वन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि वह आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय संतुलन के आधार हैं। वन और अर्थव्यवस्था के थीम यह स्पष्ट करती है कि यदि वनों का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाए तो वे दीर्घकालिक आर्थिक विकास के शक्तिशाली इंजन बन सकते हैं। ये आपके लिए था जो हमने कल प्रश्न पूछा था आपसे, जो कि आपके लिए क्या था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है। अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है हमारे नवरात्रि के शुभ अवसर पर। सबसे पहले नवरात्रि की आपको सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं रामनवमी की।
और रामनवमी के अवसर पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने भीतर कहते ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री शब्द किसके सामने लगाया जाता है? जो हमसे बड़े होते, जो आदर सूचक शब्द होता है उनके सामने श्री लगाते हैं। मर्यादा, जो मर्यादाओं में रहते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम थे, श्री यानी कि जो आदर्श सूचक शब्द है। तो राम के समान बनिए, राम के समान एक आदर्श पुत्र का भाव रखिए, राम के समान अपनी प्रजा को, अपनी जनता को खुशी रखने का, सुखी रखने का प्रयत्न करिए, समाज में एक बेहतर कार्य करिए और सबको, सबका साथ सबका विकास के पथ पर जो है आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो राम से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनफैक्ट रामायण के अलग अलग जो पात्र हैं, उन पात्रों से हम अलग अलग कुछ सीख करके और भगवान राम और श्री कृष्ण जैसा बनने का अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो इस प्रकार का इंसान हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। रामनवमी के उपलक्ष्य में कुछ सीखिए, जानिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन में एक बेहतर इंसान को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास कीजिए। बाकी डिकोड एग्जाम पे बहुत सारी कोर्सेज चलते हैं, इनमें से किसी में भी अगर आपको इनरोल होना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं, ये कूपन कोड यहाँ पे दिए गए हैं, ये रियल फीस है, कूपन कोड के बाद आपकी एग्जैक्ट फीस यहाँ पर शो हो रही है। इसके लिए आप हमें इन दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे बातचीत करनी हो तो इस नंबर पे 860 वाले पे नंबर पे आप डायरेक्टली आप जो है मुझसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत अगर आपको हो तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, बहुत बहुत मुस्कुराते भी रहिए और बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करने के साथ साथ में अपने भीतर नैतिक मूल्यों का समावेश जो है कराने का प्रयास जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डिकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर
8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।